हवाओं के सहारे मत उड़, हवाओं के सहारे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। हवाओं के सहारे मत उड़, चट्टाने तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। और अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख। अपने सारे डिफेंस के साथियों को बोलना चाहता हूं, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के सहारे तो पतंगे उड़ा करती है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ओमजी पोरवाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय ओमजी पोरवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हों, कृपया कर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने वर्क पावर एनर्जी के पार्ट 2 में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, तो अब हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें थोड़ा कुछ एनर्जी का पार्ट रह गया था। तो आज हम लोग वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी समीकरण। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने सबसे पहले आपको वर्क पढ़ाया था, वर्क के बाद में हमने आपको एनर्जी पढ़ाया था और एनर्जी के बाद में आज हमने फिर एक एनर्जी का लेक्चर आपके लिए डाला है। इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं तथा उनकी सिंपल से सिंपल ट्रिक भी सीखने वाले हैं। तो फिर आज हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी समीकरण। तो आइंस्टीन ने अपने विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमको ये बताया कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी आइंस्टीन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत में यह सिद्ध किया कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी हम द्रव्यमान को ऊर्जा में, यानी मास को किसमें, एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी पिंड का द्रव्यमान नियम है, क्या है, द्रव्यमान नियम है, और अगर हम उसे पूर्णतः नष्ट करना चाहें, क्या करना चाहें, नष्ट, तो उससे उत्पन्न तुल्य ऊर्जा, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आइंस्टीन ने अपना फार्मूला दिया था, जिसे हमने आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा फार्मूला बताया था। अगर हम थोड़ा रिमूव करते हैं, अगर कोई भी यम द्रव्यमान का कोई पिंड है और अगर हम उसे पूर्णतः नष्ट करना चाहें, तो उसकी जो एनर्जी होती है उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर। क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये आइंस्टीन ने अपना ऊर्जा संबंधी फार्मूला दिया था, जहां यम द्रव्यमान, मास व सी प्रकाश की चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। और सी प्रकाश की चाल, और वो भी किसमें, वायु में। और वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग हुआ करती है। जैसे अगर हम वायु में प्रकाश की चाल की बात करें तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम वाटर में बात करना चाहें तो वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि हम गिलास की बात करना चाहें तो उसमें प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग डायमंड की बात करना चाहें तो डायमंड में प्रकाश की चाल होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, लेकिन यहाँ पर जो सी है वो वायु में प्रकाश की चाल है, ठीक है ना। और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये आइंस्टीन ने अपने द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी समीकरण में ये एनर्जी को E बराबर mc स्क्वायर फार्मूले को सिद्ध किया था। इसके ऊपर एक प्रश्न भी आता है, बहुत बार एयरफोर्स में पूछा जाता है। आइए चलिए उस प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले इसको रफ करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, माना किसी पिंड का द्रव्यमान 1 माइक्रोग्राम है।
माना किसी पिंड का द्रव्यमान 1 माइक्रोग्राम है, यदि यदि नाभिकीय यदि यदि नाभिकीय प्रक्रिया को यदि नाभिकीय प्रक्रिया को पूर्णतया नष्ट किया जाए, यदि नाभिकीय प्रक्रिया को पूर्णतः नष्ट किया जाए तो उत्पन्न ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो सवाल है ये आपके एयरफोर्स के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो माना किसी पिंड का द्रव्यमान 1 माइक्रोग्राम है, यदि नाभिकीय प्रक्रिया को पूर्णतया नष्ट किया जाए तो उत्पन्न ऊर्जा हमें जूल में ज्ञात करना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि E बराबर होता है बेटा mc स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। E बराबर होता है mc स्क्वायर, जहां m द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान हमको दिया है m बराबर 1 माइक्रोग्राम। अगर द्रव्यमान को हम लोग माइक्रो को हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻⁶, और ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 10⁻⁻3। तो ये किसमें हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 10⁻⁹ क्या हो जाएगा, किलोग्राम। किसमें हो जाएगा, किलोग्राम। और c होता है प्रकाश की चाल, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमने इसलिए चेंज की कि यहाँ पर MKS पद्धति बन रही है ना। तो चलिए, अगर हमें एनर्जी उत्पन्न ऊर्जा किसमें ज्ञात करनी है, जूल में भी ज्ञात करनी है, तो हमारी किलोग्राम और मीटर में, मतलब हमारी जो भी ऊर्जा आएगी वो जूल में आएगी। तो E बराबर m का मान रखेंगे तो 10⁻⁹, c का मान रखेंगे तो इसका स्क्वायर है तो 3 3 या 9, और 10⁸ का होल स्क्वायर 16। तो E बराबर हो जाएगा 9 × 10 की पावर कितना आ जाएगा, 7। 16 9 25 यानी 7 जूल। तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। जल्दी से सवाल को नोट करेंगे। तो ये था आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी समीकरण। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया किसी भी बॉडी में 2 टाइप की एनर्जी होती है। एक आपकी काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमने आपको पार्ट 2 लेक्चर में पढ़ा दिया है। जिस किसी स्टूडेंट्स ने भी काइनेटिक एनर्जी ना पढ़ी हो, हमारे पार्ट 2 को लेक्चर में प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग डालेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, अगर आज हम लोग बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, तो किसी भी पिंड में उसकी ऊंचाई के कारण जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे ये कोई हमारी पृथ्वी की सतह है और ऊपर से कोई भी पिंड नीचे की ओर ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। मान लेते हैं यहां से इसकी जो ऊंचाई है वो बेटा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? तो अगर हम लोग बात करते हैं, इस पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगता है बेटा नीचे की ओर mg। कितना लगता है? mg। अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे पहले हम इसके वर्क डन को निकालेंगे। तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्य जो होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन। और बल कितना होता है? नीचे की तरफ mg, और डिस्प्लेसमेंट होता है h। कितना होता है? h। तो ये जो वर्क होता है यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचरित होता है, और इस u का मान ही mgh होता है। यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी का मान होता है, u बराबर mgh। जैसे स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है, इसके परिवर्तन के बारे में पूछा जाता है, डेल u के बारे में पूछा जाता है। तो उसका एक फार्मूला होता है, डेल u बराबर mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन re। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का फार्मूला है, जहां re पृथ्वी की त्रिज्या होती है, जहां re पृथ्वी की त्रिज्या होती है।
तो जल्दी स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी को जल्दी से नोट करेंगे। डेल यू बराबर mgh/1 प्लस h/re। अगर स्टूडेंट्स थोड़ा हम लोग आगे पढ़ते हैं तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो जरूर जरूर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जरूर बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चैन और रॉड, यानी किसी भी छड़ व जंजीर की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चेन और रॉड, यानी किसी भी छड़ व जंजीर की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो अगर हम लोग, ये हमारी पृथ्वी की सतह है और इस पर कोई एल लंबाई की रॉड रखी गई, इसकी यहां से जो लंबाई है वो बेटा एल है, कितनी है? तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, क्या लगेगा? mg। तो अगर हम लोग इसके वर्क डन की बात करते हैं तो जो भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा। तो W बराबर हो जाएगा फोर्स, तो फोर्स कितने? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो U बराबर F नीचे की ओर mg। और अगर हम लोग उसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इसकी लंबाई के रूप में, यानी हम लोग सेंटर ऑफ मास से लंबाई लेते हैं। कहां से लेते हैं? सेंटर ऑफ मास से। ये पूरी लंबाई L है तो सेंटर ऑफ मास से जो लंबाई होगी वो होगी L/2। तो U बराबर हो जाएगा mg और D की जगह कितना रखेंगे? L/2। ये किसी भी छड़ या जंजीर के कारण उसकी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U बराबर mg L/2, जहां m छड़ का द्रव्यमान होता है। m क्या होता है? छड़ का द्रव्यमान। L छड़ की लंबाई होती है और G गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। तो ये किसी भी छड़ व जंजीर के कारण गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको जल्दी से अपने नोट्स में उतार लेंगे। चलिए इसका एक सवाल भी देखे ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, माना एक समान जंजीर जिसका द्रव्यमान m है व लंबाई L है। माना एक समान जंजीर जिसका द्रव्यमान m है व लंबाई L है। मेज पर आधे भाग को लटकाया जाता है। मेज पर आधे भाग को लटकाया जाता है तो उसकी लटके व रखे भाग की गुरुत्वीय स्थितिज
ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। माना एक समान जंजीर जिसका द्रव्यमान व लंबाई L है, मेज पर आधे भाग को लटकाया जाता है, तो उसके लटके व रखे भाग की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से इसको करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स हम माने ले रहे हैं कि हमारी जो मेज है वो इस प्रकार की है और उस पर चेन कुछ ये रखी है और ये कुछ लटकी हुई, तो ये बेटा जो होता है ये हमारी निर्देश रेखा होती है। क्या होती है? निर्देश रेखा। तो निर्देश रेखा की जितनी भी दूरी ऊपर ली जाती है वो हमेशा पॉजिटिव में ली जाती है, और निर्देश रेखा की जितनी भी नीचे दूरी ली जाती है वो हमारी निगेटिव, किसमें ली जाती है? निगेटिव में ली जाती है। अब माने ले रहे हैं कि हमारी ये जो चेन है वो L लंबाई की है। कितनी लंबाई की है? तो इसका जो लटका हुआ भाग है उसकी लंबाई आधी है ना, क्योंकि आधा भाग लटका हुआ है, आधा भाग ऊपर है। तो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो दो कारण होगी, एक तो लटके भाग के कारण होगी और एक तो रखे भाग के कारण होगी। तो अगर हम लोग पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो दो भागों में होगी। यू टेबल पर, एक टेबल पर जो रखी होगी और एक जो यू हैंग कर रही होगी, यानी हैंगिंग। हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बेटा दो भागों में होगी, एक तो आपकी जो टेबल के ऊपर रखी हुई, एक जो लटकी हुई है। और हमसे बोला गया तो उसके लटके व रखे भाग की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यू की बात करते हैं। तो यू बराबर होता है mg h। क्या होता है? h। अब बताइए इस पर क्या कोई हाइट है? तो हाइट का मान 0 है, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर हम हैंगिंग की बात करते हैं तो u बराबर होता है mg। अब हम H की बात करेंगे तो H की बात हमने आपको हमेशा बताई है कि इसके सेंटर ऑफ मास से लिया था। कहां से लिया जाता है? सेंटर ऑफ मास। अगर ये लंबाई L/2 है तो ये सेंटर ऑफ मास से इसकी लंबाई हो जाएगी L/4, क्योंकि आधे का भी आधा, तो ये हो जाएगी mg/4। लेकिन जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निर्देश रेखा के नीचे है। कहां पर है? नीचे। तो जितनी भी दूरी ली जाएंगी वो कैसी ली जाएंगी? निगेटिव। तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो मान आया है वो आया माइनस का mgL/4। तो ये बहुत अच्छा एनडीए का सवाल है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो ये हमने देखा कि जितना भी हमारा जो भी वर्क डन आता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचरित होता है। किसी भी पिंड की जितना भी टोटल वर्क डन होता है वह उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचरित होता है। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो देखते हैं स्प्रिंग में क्या स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अगर आप कोई भी हमारा स्प्रिंग है, मान लीजिए उसको x बराबर x1 पोजीशन से x बराबर x2 पोजीशन तक स्ट्रेच किया जाता है। क्या किया जाता है? स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है। तो उस पर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है तथा उसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको पहले फार्मूले को निकालते हैं। हम मान लेते हैं कोई हमारा स्प्रिंग है जो x बराबर x1 से
x बराबर x2 तक खींचा जाता है, खींचा जाता। तो हम सभी लोग स्टूडेंट जानते हैं कि अगर हमारा कोई भी स्प्रिंग खींचा जा रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, तो हमें स्प्रिंग पर बल निकालना पड़ेगा, और बल का फॉर्मूला होता है F बराबर माइनस के एक्स। क्या होता है? F बराबर माइनस के एक्स। यहाँ F बल होता है और K बल नियतांक होता है। क्या होता है? बल नियतांक होता है। तो अगर हम इसको मॉड में कन्वर्ट करें तो F बराबर हो जाता है मॉड के। हमने आपको बताया कि जो भी हमारा वर्क होगा वही इसकी प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचरित होगा। तो इसका अगर वर्गणन निकालते हैं तो वर्गणन हमने वर्क वाले चैप्टर में पढ़ा है, परिवर्ती बल के कारण किया गया कार्य। तो वो क्या होता है? x बराबर x1 से x बराबर x2 तक जितना भी फोर्स किया जाता है उसका क्या करना है? आपको समाकलन करना है। तो वही हमारा वर्गणन कहलाता है। तो यहाँ पर फोर्स का मान बेटा है कितना? kx। जल्दी से यहाँ पुट करते हैं तो w बराबर इंटीग्रेशन x1 से x2 kx और dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो w बराबर, तो इसका समाकलन हो जाएगा k x स्क्वायर बाई 2, और कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। अगर हम लोग लिमिट को पुट करते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है, ठीक है ना। अपर लिमिट को रखेंगे तो k x2 स्क्वायर, k बाई 2 कॉमन ले लो, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो इसको लिखने का सही तरीका देखेंगे तो उसके लिखने का सही तरीका w बराबर हो जाता है हाफ के, यहां पर है x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर, यहां लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो x2 प्लस x1 और x2 माइनस x1। यही किसी भी स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है जो उसके कार्य के रूप में संचरित होता है। जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो यही हमारी स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है किसी भी स्प्रिंग में। तो किसी भी स्प्रिंग का जितना भी वर्कडन आता है वह इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचरित होता है, और वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम किसी भी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा की बात करें, ये तो प्रत्यास्थ ऊर्जा थी, अगर हम लोग इसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में ज्ञात करें तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। इसे बेटा हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और U बराबर होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होता है? U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। जल्दी से इसको नोट करेंगे। एक प्रश्न और दे रहे हैं यहीं पर ही, प्रश्न नंबर 3। माना किसी स्प्रिंग का बल नियतांक, माना किसी स्प्रिंग का बल नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर है, व माना किसी स्प्रिंग का बल नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर है, व इसे 10 सेंटीमीटर की लंबाई में, 10 सेंटीमीटर की लंबाई में वृद्धि की जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से स्टूडेंट सवाल को लगाएंगे। बोला माना किसी पिंड का बल नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर है, व इसे 10 सेंटीमीटर की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, व इसकी लंबाई में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से फार्मूला सामने रखा है, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। तो चलिए इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो u बराबर होता है हाफ
के। अच्छा, के का मान दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, तो ये हो गया 100 न्यूटन पर मीटर। और एक्स स्क्वायर किस में दिया, सेंटीमीटर में। तो अगर ये हमको एक्स का मान दिया 10 सेंटीमीटर, अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है, तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1, यानी ये हो जाएगा 1/10, यानी 1/10 1/100। 100 से 100 कटा तो ये आ जाएगा U बराबर आ जाएगा 0.5 जूल। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो बस यही इसकी स्थिति ऊर्जा का मान है। जल्दी से इसको नोट करेंगे। एक और अच्छा सा सवाल एयरफोर्स में आया हुआ, उसको आपको लगाना है। सवाल क्या है जल्दी से देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, माना किसी पिंड का बल नियतांक K1 व K2 है। माना किसी पिंड का बल नियतांक K1 व K2 है, इसमें माना किसी पिंड का बल नियतांक K1 व K2 है, व इसे समान बल लगाकर खींचा जाता है। व इसे समान बल लगाकर खींचा जाता है तो संचित ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। वो कहते हैं माना किसी पिंड का बल नियतांक है वो K1 व K2 है, व इसे समान बल लगाकर खींचा जाता है तो संचित ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी आपके एयरफोर्स में सवाल आ चुका है। जल्दी से सवाल को लगाएंगे, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, माना किसी पिंड का बल नियतांक K1 व K2 है, व इसे समान बल लगाकर खींचा जाता है तो संचित ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि हमारा पहले पर जो फोर्स लगा था वो F1 था, और जो दूसरे पर फोर्स लगा था वो बेटा था F2, और बोला जा रहा है कि इन पर समान बल लगाकर खींचा जाता है, तो ये जो बल होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। बोला ना, सवाल में बोला है कि इसे समान बल लगाकर खींचा जाता है। तो अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो ये होता है F बराबर क्या होता है, K1 x1 जो बराबर होगा वो होगा K2 x2 होगा क्या ना। तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग x1 अपॉन x2 का मान निकालते हैं तो वो निकलता है K2 अपॉन, ये हमारे फोर्स में x1 अपॉन x2 K2 अपॉन K1 के बराबर आया। और हमारा जो U होता है वो होता है हाफ kx स्क्वायर। अगर हम पहले की बात करें तो वो ऊर्जा होगी U1 और उस पर जो बल नियतांक होगा K1 और यहाँ पर जो होगा वो होगा x1। अगर हम अपॉन में U2 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ K2 x2 का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस हाफ से इस हाफ को, क्योंकि हमें ऊर्जाओं का ही अनुपात ज्ञात करना था, तो U1 अपॉन U2 बराबर, अगर हम लोग यहां से x1 अपॉन x2 का मान पुट कर दें तो वो कितना है K2 अपॉन K1, और यहाँ पर है x1 प्लस x2 का होल अपॉन x2 का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या रख देंगे K1 अपॉन K2
अब x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा k2 स्क्वायर अपॉन k1 हो जाएगा। बस इस k1 से इस k1 को काटा, इस k2 से इस k2 को काटा, तो उसके ऊर्जाओं का जो अनुपात आया वो उसके k2 यानी दूसरे बल नियतांक के अपॉन पहले बल नियतांक के बराबर। कितना अच्छा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार लगा लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा से संबंधित आपके कुछ एग्जाम्पल थे या कुछ आपको हमने प्रश्न बताए जो कि मेनी बुक्स में अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। इन कॉन्सेप्ट बहुत शॉर्ट में कॉन्सेप्ट है, तो इन्हीं को जल्दी जल्दी से रिपीट बार लगाएंगे और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कई बार हमने इस चैप्टर में बहुत सारे ग्राफ के और सवाल पूछे आते हैं। कई हमने नेवी के प्रैक्टिस सेट में, एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट में इस सवाल से संबंधित बहुत सारे ग्राफों के ऊपर बहुत सवाल देखे हैं। तो चलिए उन्हीं से रिलेटेड ग्राफों को हम खत्म करते हैं। तो ग्राफ रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं तो U बराबर आता है हाफ के एक्स स्क्वायर। आता कि नहीं आता है? ये किसी भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग इसको हम एक्स एक्सिस और इसको बाई एक्सिस बोलते हैं, और यहाँ पर हमने एक्स खींची गई, एक्स डिस्टेंस है और U जो है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा है। अगर इन दोनों के बीच में हम ग्राफ देखते हैं तो ये जो U आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एक्स स्क्वायर के। और अगर कोई भी टर्म इस फॉर्म में आता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमेशा परवलयाकार कैसा होता है? परवलयाकार। यानी ये हमारा जो भी ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? पैराबोलिक पाथ में आएगा। तो हमारा जो भी पथ बनेगा वो कैसा बनेगा? परवलयाकार पथ बनेगा, अगर u और x के बीच में संबंध पूछा जाए। ठीक है ना? कभी कभी थोड़ा और कंफ्यूजन करने के लिए एक और ग्राफ दे देता है। ये मान लेते हैं हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, और अब की बार यहाँ u है और यहाँ पर उसने x स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? x स्क्वायर। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर पैराबोला टिक कराते हैं, जबकि यहाँ पर पैराबोला ग्राफ, पैराबोला पथ नहीं पड़ता है। बनता कौन सा पथ है? अगर हमने देखा u जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, लेकिन अब की बार यहाँ पर x ये वाला नहीं है, उन्होंने पूरी वैल्यू ही पुट कर दी। तो हमने इसको y से मान लिया और इसको हमने पूरे x को सिर्फ x से मान लिया। तो ये तो y बराबर mx समथिंग कुछ इक्वेशन बन गई। तो इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा होगा। क्या होगा? सरल रेखा। तो ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी किताबों में अलग अलग दिए गए हैं। अगर आपका u और x में रिलेशन पूछे तो वो पैराबोलिक बनता है, और अगर आपका u और x स्क्वायर में रिलेशन पूछे तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और थोड़ा और आगे। तो ये स्टूडेंट्स था आज का लेक्चर, जिसमें हमने ऊर्जा का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है। और कल अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शक्ति। तो हम लोग अगला जब भी वीडियो लेके आएंगे तो हम उसके शक्ति के बारे में आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोगों को नवरात्रि की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।